नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। कांग्रेस ने सोमवार को कहा है कि उसने बिहार में राजनीतिक हालात पर चर्चा करने के लिए अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है और अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा के साथ संबंध तोड़ने का फैसला लेते हैं तो पार्टी विपक्षी खेमे में उनका स्वागत करेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं विधायक शकील अहमद खान ने कहा है कि बैठक में विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा के आवास पर होगी और इसमें बिहार के पार्टी प्रभारी भक्तचरण दास भी शामिल होने की संभावना है। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में लोग दिल्ली सरकार एक बार फिर अलर्ट मोड पर आ गई है। सरकार ने बगैर मास्क सार्वजनिक स्थलों पर घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। निर्देशों के अनुसार अब जो लोग दिल्ली मेट्रो बसों के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर बगैर मास्क के मिलेंगे, उनके चालान काटे जाने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। बिना मास्क घूम रहे लोगों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए एक बार फिर से टीमें सक्रिय की जा रही हैं। कांग्रेस ने कहा कि यदि हिमाचल प्रदेश में उसकी सरकार बनी तो घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली और गरीब महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश के मुख्य चुनाव पर्यवेक्षक भूपेश बघेल ने सोमवार को यह घोषणा किया है। बघेल ने राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का भी वादा किया। गौरतलब है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने पर 10 दिनों के भीतर पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहां शिमला में मीडिया को संबोधित करते हुए घोषणाएं की है। उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा के नाम से मशहूर चंदौली जिले में अब इजराइल की मदद से आधुनिक तौर तरीके से सब्जियों की खेती की जाएगी। इसके लिए यहां पर इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल बनाया जाएगा, जिसका फायदा न सिर्फ चंदौली बल्कि मिर्जापुर, गाजीपुर और बनारस सहित आसपास के कई जिलों को होगा। इस सेंटर के जरिए किसानों को सब्जियों की पैदावार बढ़ाने में काफी लाभ मिलेगा। खेती के आधुनिकतम तरीकों का प्रयोग कर किसान बेहतर उपज हासिल कर सकेंगे। कृषि क्षेत्र को विश्व स्तर पर बढ़ावा देने के लिए सब्जियों सहित अन्य कृषि उत्पाद की नर्सरी तैयार की जाएगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस को चेतावनी दी है। जेलेंस्की ने कहा कि कब्जे वाले इलाकों में रूस ने अगर जनमत संग्रह कराया तो बातचीत के रास्ते भी बंद हो जाएंगे। रूस यूक्रेन के बीच शुरू हुए युद्ध को 5 महीने से भी ज्यादा का समय हो गया है। रूस ने यूक्रेन को पूरी तरह से घेर रखा है, लेकिन यूक्रेन अब भी हार मानने को तैयार नहीं और न ही यूक्रेन रूस को धमकाने से डर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि अगर रूस ने कब्जे वाले क्षेत्र को हथियाने की कोशिश की तो दोनों देशों के बीच बातचीत के भी रास्ते बंद हो जाएंगे। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है। ये महीना इस्लाम में बहुत महत्व रखता है। मुस्लिम धर्म में ये पवित्र महीने में से एक है। रमजान के बाद दूसरा सबसे पवित्र महीना मुहर्रम होता है। इस साल मुहर्रम 31 जुलाई से शुरू हुआ है। मुहर्रम का 10वां दिन या 10वीं तारीख को यौम आशूरा के नाम से जाना जाता है। इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए मातम मनाते हैं। ये इस्लाम धर्म का प्रमुख दिन माना जाता है। हजरत इमाम हुसैन इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब को छोटे नवासे थे। कब है आशूरा और इस दिन का ऐतिहासिक महत्व क्या है? जी हां, आपको बता दें कि इस बार मुहर्रम की शुरुआत 31 जुलाई को हुई और 9 अगस्त यानी मंगलवार को इसका 10वां यानी आशूरा है। इसके अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी आशूरा 9 अगस्त को ही है। हजरत इमाम हुसैन इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब के छोटे नवासे थे और इस दिन 72 साथियों के साथ शहादत दे दी थी। कांग्रेस इन दिनों बदलाव के दौर से गुजर रही। मसलन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के अंदर ही चुनाव की प्रक्रिया आयोजित हो रही है, जिसके तहत कांग्रेस के नए अध्यक्ष का निर्वाचन होना है। इसके लिए पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ताजपोशी फिर से करने की तैयारी थी, लेकिन राहुल गांधी ने इससे मना कर दिया। TV9 भारतवर्ष के सूत्रों के मुताबिक राहुल ने सोनिया गांधी से बातचीत में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। इस बीच पार्टी के अन्य नेता भी अध्यक्ष का पद संभालने के लिए सहमत होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद से कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया असमंजस के जहाज पर बैठे हुए दिखाई दे रही है। सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत ने एक बार फिर राजनीति में आने को लेकर किए गए सवाल पर अपना रुख स्पष्ट किया है। सोमवार को चेन्नई में जब उनसे पूछा गया क्या वो राजनीति में वापसी करेंगे तो इस पर उन्होंने कहा है कि नहीं। बता दें कि इससे पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि सुपरस्टार रजनीकांत राजनीति में वापस आ सकते हैं। वहीं ट्वीट पर रजनीकांत के फैसले ने पत्रकारों के सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सही सवाल यह होना चाहिए था कि राजनीति रजनीकांत की वापसी की योजना बना रही है। अभिनेता रजनीकांत ने सोमवार को तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि से मुलाकात की और करीब आधे घंटे तक बातचीत भी की।
केरल में भले ही बारिश अब कम हो रही है, लेकिन कई जगह रेड अलर्ट जारी होने के मद्देनजर राज्य में कई बांधों से सोमवार को अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। इडुक्की जिले के अधिकारियों ने बताया कि इडुक्की जलाशय के चेरुथौनी बांध में पानी 2385.70 फुट पर है। वहां 150 क्यूमेक्स पानी छोड़ने के लिए 3 द्वार 80 सेंटीमीटर तक खोले गए। इलाके में अब भी बूंदाबूंदी हो रही है। इडुक्की जिला प्रशासन ने रविवार को बारिश और कई जगह भूस्खलन होने के कारण पर्यटन संबंधी सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। मुंबई की एक विशेष अदालत ने शहर में एक चौल के पुनर्विकास में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सोमवार को शिवसेना सांसद संजय राउत को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अदालत ने राउत का घर से बना भोजन और दवाएं मांगने का अनुरोध स्वीकार कर लिया। हालांकि उसने बिस्तर के उनके अनुरोध पर कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। न्यायाधीश ने कहा, जेल की नियमावली के अनुसार जेल प्राधिकारियों ने बिस्तर की पर्याप्त व्यवस्था की है। प्रवर्तन निदेशालय ने 60 वर्षीय राउत को उपनगर गोरे गांव में पात्रा चौल के पुनर्विकास में कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में 1 अगस्त को गिरफ्तार किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल में भारत के पदक विजेताओं को सोमवार को बधाई दी और रजत पदक जीतने वाली महिला क्रिकेट टीम की सराहना करते हुए कहा कि क्रिकेट में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का पदक हमेशा विशेष रहेगा। महिला क्रिकेट को राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार शामिल किया गया था। भारत फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से 9 रन से हार गया था। मोदी ने महिला क्रिकेट टीम की तारीफ करते हुए ट्वीट किया, क्रिकेट और भारत को अलग नहीं किया जा सकता। हमारी महिला क्रिकेट टीम ने पूरे राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान बेहतरीन क्रिकेट खेली और प्रतिष्ठित रजत पदक जीता। यह राष्ट्रमंडल खेलों में क्रिकेट में पहला पदक है और इसलिए यह हमेशा विशेष रहेगा। 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु ने सोमवार को बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम के वुमेन्स सिंगल फाइनल में कनाडा की मिशेल ली को सीधे गेम में हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। दुनिया की 7वें नंबर की खिलाड़ी सिंधु ने दुनिया के 13वें नंबर की मिशेल को 21-5, 21-13 से हराकर 2014 ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के सेमीफाइनल में उनके खिलाफ हार का बदला भी चुकता कर दिया है। पिछले साल टोक्यो ओलंपिक में भी पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। महाराष्ट्र टीईटी परीक्षा घोटाले मामले में ईडी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ईडी को इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका है और उसी के आधार पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही। सूत्रों के अनुसार ईडी को इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कुछ सुराग भी हाथ लगे। इससे पहले मामले में कई लोगों के बयान भी दर्ज किए गए थे। गौरतलब है कि पुणे पुलिस ने टीईटी परीक्षा से जुड़े घोटाले का खुलासा किया था और करीब 22 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं इस मामले में विधायक अब्दुल सत्तार की दोनों बेटियां को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही। सूत्रों के अनुसार विधायक की दोनों बेटियां ने टीईटी एग्जाम एजेंट को पैसे देकर पास किया था। सिंधे कूट में शामिल विधायक अब्दुल सत्तार की सिल्लोड में 7 शिक्षण संस्थाएं हैं। प्रदेश से प्रमुख विपक्षी समाजवादी पार्टी भी आजादी का जश्न 9 से 15 अगस्त तक मनाएगी। अलीगढ़ में 9 अगस्त को सुबह 9 बजे से आशासनी गेट चौराहे पर पूर्व विधायक जफर आलम वाहन रैली का शुभारंभ करेंगे। 10 अगस्त को सुबह 10 बजे से शाहजमाल में ध्वजारोहण होगा। 11 अगस्त को छावनी में सुबह 10 बजे ध्वजारोहण होगा। 12 अगस्त को रजा नगर जीवनगढ़ में ध्वजारोहण होगा और 15 अगस्त को सुबह 8 बजे महानगर कार्यालय तस्वीर महल पर गोष्ठी व ध्वजारोहण होगा। जी हां, आपको बता दें कि अलीगढ़ के सराफा बाजार को दुल्हन की तरह सजा दिया जाएगा। बाजार में झालर लगेगी। अलीगढ़ सराफा कमेटी ने झंडे मंगा भी लिए हैं। 1 रैंक 1 पेंशन योजना को लेकर देश भर में लंबे समय से चर्चा चल रही है। अब इस पर बड़ा अपडेट आया है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में महत्वपूर्ण बात कही है। संसद में राजमोहन उन्नीथन ने पूछा, क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी 1 रैंक 1 पेंशन योजना कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है। रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा, सरकार ने रक्षा मंत्रालय के दिनांक 7/1/2015 के पत्र संख्या 12 और भाग 2 द्वारा 1 रैंक 1 पेंशन कार्यान्वित की है। वहीं रक्षा मंत्रालय और भाग 2 द्वारा पेंशन के निर्धारण हेतु तालिकाएं जारी की गई थी। इंडियन रेलवे ने आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा योजना का ऐलान किया। रेलवे के जीएम, डीआरएम और अफसर से लेकर कर्मचारियों को अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराने का आदेश दिया गया, जिसके चलते 13 से 15 अगस्त तक रेलकर्मी अपने घरों पर तिरंगा फहराएंगे। यह तिरंगा उन्हें रेलवे की ओर से दिया जाएगा, मगर इसके एवज में रेलकर्मियों से प्रति झंडा 38 रुपये से 50 रुपये तक की कीमत वेतन से वसूल की जाएगी। रेलकर्मियों को नगद पैसे देकर झंडा नहीं लेना होगा, उनके वेतन से इसका मूल्य काटा जाएगा। मगर एनी रेलवे मजदूर यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष बसवंत चतुर्वेदी से रेल मंत्रियों ने सोमवार को शिकायत की, जिसके चलते केंद्रीय अध्यक्ष ने फैसले का विरोध किया है। दूरसंचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने सोमवार को कहा कि लंबे समय से प्रतीक्षित उच्च गति वाली 5G सेवाएं लगभग 1 महीने में शुरू हो सकती है। चौहान ने एशिया और ओशिनिया में क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के क्षेत्रीय मानकीकरण मंच के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि भारत इस साल के अंत तक 5G सेवाओं के लिए स्वदेश में विकसित और निर्मित 5G दूरसंचार गियर तैनात कर सकता है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को आगरा पहुंचे, जहां पर उन्होंने सर्किट हाउस से हर घर तिरंगा रैली का शुभारंभ किया और यथास्थान पर सेल्फी पॉइंट का भी शुभारंभ किया। इस दौरान तमाम जनप्रतिनिधि और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे रहे। विगत रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगरा में मिनट 2 मिनट कार्यक्रम लखनऊ से जारी हो गया। इसके तहत मुख्यमंत्री सोमवार को करीब 12-15 बजे आगरा पहुंचे, जहां पर उन्होंने कमिश्नरी चौराहे के पास सर्किट हाउस की हर घर तिरंगा रैली का शुभारंभ किया। भारतीय लोगों के लिए आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया। आज इसके लिए बिना कोई काम नहीं हो सकता। सरकार अभी दस्तावेजों को आधार से जोड़ रही है। आधार से जोड़ने के बारे में इसे फर्जी नामों का खुलासा हुआ। पिछले कुछ दिनों से वोटर लिस्ट का भी आधार कार्ड से जोड़ने का काम चल रहा है, लेकिन आपको बता दें कि डुप्लीकेट एंट्री को ठीक कर चुका है, इसे हटा चुका है। बीते 7 महीने से जारी काम को लेकर आयोग ने वोटर ID कार्ड को लेकर कुछ बड़ा कदम उठाया है। जी हां, आपको बता दें, एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग ने पिछले 7 महीनों में मतदाता सूची से डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाने का काम शुरू कर दिया है। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।